नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करणी रीड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले दो वीडियो में देखा था जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर मैंने एक्टिव वॉइस में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके बारे में बताया था। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। साथ में ये भी बताया था कि यदि सब्जेक्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ हो तो आप उसे किस तरीके से चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, उन सब के बारे में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यदि यदि आपके एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आप उसे कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहचानेंगे, यानी आपका एक नंबर का ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, नंबर 2 ऑब्जेक्ट होगा आप उसे क्या कहेंगे, उसकी आइडेंटिफाई क्या होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे डबल ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बारे में हम आगे इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 3 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का नाम है आपका डबल ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे हम। रूल नंबर 4, यदि आपके सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, जैसे दिया हुआ हो कि मिस्टर अरुण शर्मा teach us science। देखिए ध्यान से, इसके अंदर यदि डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, या आपका मिस्टर अरुण शर्मा हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी मेन वर्ब एमवी होगी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें एक ऑब्जेक्ट और भी है, तो ये हो गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। तो देखिए मिस्टर अरुण शर्मा टीच अस साइंस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अस हो गया, ये हो गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अब इनके क्या क्या नाम है, इनकी क्या क्या पहचान है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे ही मैंने सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की पहचान बताई थी कि जैसे ही मेन वर्ब होती है ठीक उसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन इसके अंदर तो साइंस एक और ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गए हमारे डबल ऑब्जेक्ट, इसे फर्स्ट एंड इसे सेकेंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए जो आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसे हम दूसरे नाम से जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानेंगे। देखिए जो आपका ये ऑब्जेक्ट होगा पहला अस, जो लिविंग होगा यानी कि सजीव होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी अस यानी हमें, अगर हम हैं तो सजीव है, ओके। उसके बाद इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए फिर से समझ लीजिए आप इसे अच्छे से। दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए होंगे, पहला ऑब्जेक्ट होगा वो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम इनडायरेक्ट, आप इस तरीके से भी इसे पहचान सकते हैं, इन यानी अंदर, यानी जो पहला होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है हमारा जो नॉन लिविंग होगा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं निर्जीव होगा, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला होगा हमारा, वही नियम होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। सबसे पहले आप नंबर 1 आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाइए। तो हमें ज्यादा है झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारा जो नियम चल रहा है उसी नियम के तहत हम आगे चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डबल ऑब्जेक्ट यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ रखना है। नियम यही है अस, जैसा कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया था, यदि आई हो, आई और वी किस में चेंज हो जाएंगे, आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल थी मैंने बताया था, आई है वो मी में हो जाएगा, यानी ये अगर सब्जेक्ट में है आई तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, लेकिन याद रखिए यदि ऑब्जेक्ट में आपका मी है तो जब आप सब्जेक्ट में लेके आओगे तो आई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आपका वी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा आपका अस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो अस लिखेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अस दिया हुआ है,
इसलिए हम इसे वी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पर्सनल जो आपकी प्रोनाउन की टेबल थी वो मैंने आपको बताई थी। तो देखो इसमें आगे देखिए कि अस है वो वी में चेंज हो जाएगा, वी। अब आपका टेंस है, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नंबर 2, तो वी प्लूरल है इसलिए आ जाएगा आपका आर, वी आर। फिर टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी रूल नंबर 3 हो जाएगा हमारा कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी जिसमें टीच है आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, टॉट टॉट ये सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी आपकी। ये इर्रेगुलर वर्ब होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। जो रेगुलर वर्ब होती है उनके पीछे हमेशा ईडी का प्रयोग होता है, जैसे प्ले, प्लेड एंड प्लाइड के बारे में। और इर्रेगुलर वर्ब होती है वो चेंज होती है, ये टीच, ये टॉट एंड ये टॉट, इसमें दोनों सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो वी आर टॉट। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसे हम थर्ड फॉर्म के आगे लगा देंगे, किसके आगे लगा देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट, माफ कीजिएगा सेकंड ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो रूल नंबर पहला, रूल नंबर दूसरा, नंबर थर्ड, नंबर 4 लगा दिया, और बाय लगा करके हम लगा देंगे बाय मिस्टर अरुण शर्मा, लगा देंगे हम मिस्टर अरुण शर्मा, बाय मिस्टर अरुण शर्मा। तो इस तरीके से हम, यदि हमारे सामने डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, बहुत ही सिंपल है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट पहला है, जिसको मैंने आपको सजीव या लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में कहा था कि इसका नाम ये है, और उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा है हमारा साइंस जो कि नॉन लिविंग है, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, आप सभी में आप ऐसा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, साइंस इज taught us, science is taught us by मिस्टर अरुण शर्मा। आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैंने दोनों तरीके के इसके आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बना के बताए हैं। सेंटेंस यही है सेम, इसमें मैंने आपका पहला ऑब्जेक्ट लिया है, लिविंग ऑब्जेक्ट लिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया है जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे में मैंने आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, जिसे हम नॉन लिविंग या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है साइंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है आपका अस, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ लगाया है, बाई लगाया है, और मिस्टर अरुण शर्मा आपका जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया है। तो इस तरीके से हम, यदि हमारे सामने डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। कई बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको ये या फिर ये दोनों एक साथ नहीं देते, या तो ये वाला या फिर ये वाला देते हैं, तो इनमें से जो करेक्ट होगा, इस तरीके से चाहे आप ये हो तो ये भी सही होगा, आपका ये है तो ये भी सही होगा। तो हम अच्छे से इसको समझ गए हैं कि यदि हमारे सामने डबल ऑब्जेक्ट है तो पहला ऑब्जेक्ट हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास रख देंगे, या फिर हम अगला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास रख करके इसे बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर आपका 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। देखिए यदि आपके सेंटेंस के अंदर गोइंग टू दिया हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके एक्टिव वॉइस में गोइंग टू दिया हुआ हो तो आपको गोइंग टू एक तरीके से उसके आगे आप बी लगा करके उसे कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका, आपको ज्यादा है कई बार की बहुत सी बुक्स के अंदर इस तरीके से अलग अलग तरीके से दिए हुए होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला सिंपल याद है तो उसी तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर आपको बताए जाते हैं। वो नहीं होता कि उसमें कैसे दिया हुआ, किसमें कैसे दिया हुआ। उससे बेहतर ये है कि जो बिल्कुल सिंपल तरीका है, सीधा तरीका, आप उसे याद रखिए, इस तरीके के आंसर आते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक बार जैसे आप उसे देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि
आपको रूल याद है। तो शर्त ये लगती है यहाँ पर, यदि आपको रूल याद है तो आप निश्चित तौर पर जैसे ही एग्जाम के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस देखते हो और देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है या फिर मॉडल्स वाला है या फिर टेंस के हैं या प्रेजेंट टेंस के हैं या किस तरीके के, उन सब के बारे में। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो फिर आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल भी कर नहीं सकते। तो देखिए, यदि आपको गोइंग टू का सेंटेंस दिया हुआ हो, मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का सिंपल हो, सी इज गोइंग टू कुक फूड। मैं एक सेंटेंस लिखा, सी इज गोइंग टू कुक फूड, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। फिर देखिए, सी इज गोइंग टू, सी सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर देखो गोइंग अकेला नहीं है, गोइंग टू दिया हुआ है साथ में। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू दिया हुआ है, कुक और फूड, ये आपकी एमवी होगी, मेन वर्ब होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस हमारा शुरू से चला आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये बात बता दी थी कि जो 5 बेसिक नियम है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के, तो आप उन्हें याद रखिए। ये बात मैंने आपको हर वीडियो में बताई, पहले मैंने उसके बाद दूसरे वीडियो में भी ये बताई कि यदि आपको पांचों के पांचों नियम याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। हर नियम में बस एक दो थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे, जिसको आप याद करिए और आराम से इसे कर सकते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे, फूड, इज है, सिंगुलर है, इज। गोइंग टू का गोइंग टू रखिए, गोइंग टू। अब गोइंग टू के आगे आप लगा दीजिए बी। देखिए, गोइंग टू के आगे आपको क्या लगाना है? बी। इससे पहले मैंने आपको एक और सेंटेंस बताया था, एक और रूल बताया था कि यदि आपके मॉडल दिए हुए हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब दिए हुए हो, तो उन मॉडल्स के आगे, जैसे एक सेंटेंस है, सी मस्ट वॉच टीवी। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं इसको। तो इसमें ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मॉडल हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट टीवी। उसके बाद जो मॉडल है, ठीक वही मॉडल आप वापस ले आइए, टीवी, मस्ट और बी। ठीक उसी तरीके से आप गोइंग टू को भी वापस ले आइए, गोइंग टू, इसके आगे आप बी लगा दीजिए, सी इज गोइंग टू बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कुक्ड आ जाएगी, यह आपकी रेगुलर वर्ब है, बाई। और सी, जैसा कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बताया था कि सी है वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा? हर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस है गोइंग टू का बन जाएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। अब इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार जैसे आप सोचते हो कि सर इसमें इज भी दिया हुआ है और आईएनजी भी दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये गलत बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गोइंग टू का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? गोइंग टू का। तो इसे एक तरीके से मॉडल की श्रेणी में ही रखा है। किसकी श्रेणी में रखा है? मॉडल की श्रेणी में। इस रूल को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि यदि आप इस तरीके के नियम को अगर आपको नहीं बताया जाता तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके तहत करते, ऑप्शन में एक वैसा भी आएगा आपको, तो वो आपका गलत हो जाता। इसलिए इस रूल को मैंने अलग रखा है, रूल नंबर 5 के अंदर रखा है। तो सी इज गोइंग टू कुक फूड, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं? रूल नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो 2 रूल मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें पहला रूल यदि आपके डबल ऑब्जेक्ट हो, या फिर दूसरा रूल है आपका जो इस नेक्स्ट जिसे हम रूल नंबर 5 बोलते हैं, गोइंग टू का सेंटेंस दिया हुआ हो तो हम उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके एक्टिव वॉइस में कई बार अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए हुए हो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके एक्टिव वॉइस के अंदर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए हुए हो तो उन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। याद कीजिए, दोबारा ध्यान दीजिए इस पर भी।
कि यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए हुए हो तो आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, उसके लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। जब हम सब्जेक्ट ही नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे तो हमें बाई का यूज की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो जो नियम नॉर्मल है, जो ऊपर के 3 नियम है शुरू के, वही हम इनमें फॉलो करेंगे। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको इस तरीके के सेंटेंस भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या फिर इस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले, कि भाई इनमें क्या है क्या नहीं, इसके बारे में भी। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से है तो वो देखिए, देखो अभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में रखा है, हालांकि ये आपके थर्ड पर्सन के अंदर आता है, हालांकि हम इसको देखो दे में चेंज कर देते हैं। यदि अगर हम नहीं भी करें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बी हो जाएगा, people, everybody, everyone, everyone, someone, somebody। देखिए दे, वी, पीपल, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समबॉडी। यदि अगर हम इनको, आप कहोगे कि सर ये आपको बताए थे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए भी लिखें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। और यदि आप इन्हें लिख भी दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका बिल्कुल सेंटेंस से सही होगा। तो दे, वी, पीपल, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समबॉडी इस तरीके से होंगे। जैसे वन आ जाएगा, कई बार चिल्ड्रन भी है, जो आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी हम, अगर आपका सब्जेक्ट में दिया हुआ तो आप उसे ऑब्जेक्ट में लिखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके के ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि अगर शुरू में ये दिए हुए आए तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल में देखिए हम लिखेंगे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। देखिए पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, यह हो गया आपका सब्जेक्ट, लेकिन ये आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हो गया आपकी मेन वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये अदर हो गया आपका अदर। तो हो जाएगा आपका पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, टी इज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टी इज टेकन, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। अब बाई लगा करके आपको पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बाई लगा करके आप पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे यही नियम, जो 3 रूल है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो अदर आता है वो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास लिख सकते हैं। यानी कोई किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि अदर्स लिखा हुआ होता है तो आप इसे मेन वर्ब की, एम वी की जो थर्ड फॉर्म है उसके आगे लिख करके, यदि दूसरे कोई सेंटेंस हो, इसको छोड़ करके यदि कोई दूसरे सेंटेंस हो तो आप बाई लगा करके सब्जेक्ट जो भी होता है वो लिख सकते हैं। यदि दूसरे हो तो, अगर ये हो तो इसमें आप बाई लगा करके ये नहीं लिख सकते। जैसे everybody can read हिंदी, एवरीबॉडी कैन रीड हिंदी, यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो हिंदी पढ़ सकता है। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि यदि इस तरीके के डबल डबल नियम दिए हुए हो, इसमें ये आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या आपका मॉडल अगर इस तरीके के दिए हुए हो, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें जो नियम चल रहे हैं वही लगेंगे। रीड थर्ड फॉर्म हिंदी, अब मैं लिखता हूं आपको हिंदी, फिर कैन, देखिए हिंदी कैन मॉडल आ गया, कैन बी, हिंदी कैन बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी, हिंदी कैन बी रीड।
अब आपको बाई लगा करके एवरीबॉडी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये बात भी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वाले रूल्स के अंदर कि यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपके रूल कम से कम 3 से 4 दिए हुए हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो जो उसके अंदर रूल्स दिए हुए हो उसी रूल्स को आप फॉलो करते जाइए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उन्हें चेंज करते रहिए, ताकि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर अच्छे से नंबर आ सकते हैं। तो ये हो गया आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। डबल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था। डबल ऑब्जेक्ट के अंदर आप पहले वाला ऑब्जेक्ट जिसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे आप ले लीजिए, या फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसे आप ले लीजिए और उसके बाद सेंटेंस बना दीजिए। उसके बाद मैंने आपको गोइंग टू वाले बताया था, गोइंग टू वाला ठीक उसी तरीके का होगा जिस तरीके से आपका मॉडल वाला होगा। उसके बाद मैंने आपको तीसरा है जो ये बताया था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला, उसके बारे में मैंने बताया था, तो आप उसे भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो तरीके के जो और रूल है, 2 रूल और बच गए इसी में। इस जो पहला है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि यदि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हो, क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हो, WH से दिए हो, हेल्पिंग वर्ब से या कैन से दिए हुए हो, तो उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे। और उसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो नेक्स्ट रूल नंबर 8, यदि कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिए हुए हो तो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और उससे अगले वीडियो में जितने भी रीट के अंदर, जितने दूसरे एग्जाम के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे अगले वीडियो की बात कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना होता है। ये मैं पहले ही बता देता हूं कि एग्जाम में एक्टिव वॉइस के 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और 3 तरीके के क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तब तक के लिए आप कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया है और इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए नए कंटेंट है वो मिलते रहे। यहाँ पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।